मानव नेत्र के बारे में जो आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया, अब उसमें उसके मुताबिक काफ़ी बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। जैसे एक ये ह्यूमन आई मैंने बना के रखी है यहाँ पर। ये जो भी ह्यूमन आई है उसका फ्रंट व्यू है। जब आप आईज को सामने से देखते हो तो वो आई इस तरीके से आपको दिखती है, ठीक है। जो लास्ट क्लास में आपको फिगर बना के दिखाया गया या जो बुक्स में बना के दिखाया जाता है फिगर, वो आई का साइड व्यू होता है, क्योंकि हमको उसके अंदर की चीज़ें कवर करनी रहती हैं, इसलिए साइड व्यू दिखाते हैं तो ही हम आपको बता पाते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो वो ऐसे दिखेगी आपको। तो आप जब किसी की आंख देखते हो तो इस तरीके से वो आपको दिखती है। ये तो आईब्रो है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं। अब आंख में भी इसीलिए हमने वही वाले पार्ट पढ़े हुए हैं जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं। बाकी पार्ट्स हमने नहीं पढ़े, जैसे आईलिड्स के बारे में हमने आपको ज़्यादा नहीं बताया। तो क्योंकि हमारा मेन मकसद है, हम लाइट में रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो जहाँ से रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब होता है और इमेज बनती है, हम सिर्फ उतना ही पार्ट फिजिक्स में पढ़ते हैं, बाकी पार्ट हम नहीं पढ़ते। वो बायोलॉजी का टर्म है, तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो पूरी चीज़ पढ़ाई जाती है ह्यूमन आई के बारे में। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप सामने से देखते हो तो सबकी आंखों का ये पार्ट लगभग वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये नेत्रगोलक है जिसको आपने स्केलेरा बोला हुआ था, और पूरा गोला ऐसे बना था, तो पूरा गोल ऐसे रहेगा। आगे से केवल आपको इतना पोर्शन दिखता है इसका, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या चीज़ है जो आपको सामने से दिख रहा है? ये स्केलेरा दिख रहा है, श्वेत पटल। ये क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पर, बता सकते हैं? अब आपने लास्ट क्लास में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ ये बताएं कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या पढ़ा गया था, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया तो पूरे के आगे एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, कॉर्निया तो आगे एक झिल्ली लगी रहती है, ट्रांसपेरेंट और कोशिकाओं का बना हुआ वो लगा होता है, वो नहीं है ये। उसके आगे का पूरा पोर्शन, यहाँ का इतनी जगह का पूरा पोर्शन कॉर्निया ही होता है। ये क्या चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होगी, वो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी उसके अंदर की चीज़ आपको दिखेगी, वो थोड़ी दिखेगी। समझ रहे? ये क्या चीज़ है? आंसर है ये है आइरिस, ठीक है। और ये अंदर जो ब्लैक दिख रहा है ये क्या चीज़ है? ये है प्यूपिल। समझ आया आपको? प्यूपिल का कलर लास्ट टाइम भी हमने बताया, प्यूपिल का कलर सबकी आंखों का ब्लैक ही रहेगा। क्यों ब्लैक रहेगा? वेरी गुड, क्योंकि प्यूपिल तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हमको ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि प्यूपिल कुछ नहीं होता। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो सीधे हमको इसके पीछे का जो पर्दा होता है रेटिना, वो हमको दिखता है, इसलिए। और रेटिना का कलर ब्लैक होता है, इसलिए हमको ब्लैक दिखती है। आंखों का कलर अगर किसी चीज का होता है तो वो आइरिस का होता है। आइरिस हैज गॉट कलर, और उसी को हम बोलते हैं कि आंखों का कलर है। तो कलर ऑफ आइज किसका होता है? आंसर है आइरिस का। आजकल बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज से वो लगा करके अपनी आंखों का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों का कलर ब्लैक है और आप उनको ब्लू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। आपको वो बड़े पतले से एकदम झिल्ली जैसे होंगे, वो आंखों में आप लगा लेंगे तो आपकी आंखों का कलर ब्लैक है, ब्लू दिखने लगेगा। अगर ब्राउन है और आप ब्लैक करना चाहते हैं तो भी उसके लिए आता है। तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग से आते हैं, वो आंखों के ही भीतर यहाँ पर लग जाएंगे,
आप जब चाहो लगा लो और जब चाहो हटा दो। तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, तो उस तरीके से आपकी आंख का कलर चेंज कर सकते हैं। आपने देखा नहीं पिक्चर बाजीगर में, देखा था आप? बाजीगर में शाहरुख खान जी क्या करते हैं, अपनी आंख का कलर चेंज करते हैं और अपना लुक बदलते हैं, तो उससे आपका लुक बदल जाएगा। आपकी आंखों का कलर अगर चेंज होगा, अभी हम आपको नॉर्मल ऐसा देखते हैं जैसा भी हम आपको देखते हैं, अगर अचानक एक दिन आपकी आंखें नीली दिखेंगी तो जाहिर सी बात है आपका लुक बदलेगा। तो आंखों का कलर किसका कलर होता है? आइरिस का कलर आंखों का कलर होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये मैंने इसलिए बना के दिखाया आपको, क्योंकि साइड व्यू से जब हम आपको बना के दिखाते हैं तो पूरा हम बनाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स अधिकतर समझ नहीं पाते साइड व्यू को देख करके। उनको लगता है ऐसी तो आंख होती नहीं, क्योंकि हम जो कुछ देखा करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वो फ्रंट व्यू देखा करते हैं सबकी आंखों में। अगर हम आपकी आंखों में देख रहे हैं तो हम आंखों का कौन सा व्यू देख रहे हैं? फ्रंट व्यू। साइड व्यू तो हम कभी नहीं देखते ना, साइड व्यू हम कभी नहीं देखते और वही हमको दिखाया जाता है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते कभी भी। इसलिए हमने आपको ये बना के दिखाया कि आप ऐसे भी समझ सकें कि ये मानव नेत्र में जो दिखता है वो ये चीज दिखती है आपको। ठीक है, तो लाइट कहां से अंदर जाती है? कितनी जगह से लाइट अंदर जाएगी बताएं? पूरी आइरिस में से या प्यूपिल में से? प्यूपिल में से लाइट जाएगी। और अगर लाइट की क्वांटिटी कम होगी तो उसके लिए क्या रास्ता है? प्यूपिल थोड़ा सा क्या कर लेंगे? बड़ा कर देंगे। ये हम कर सकते हैं, शटर को थोड़ा सा खोल देंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा प्यूपिल, लाइट और सफिशिएंट क्वांटिटी में अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो अब भाई आप समझते हो। फिलहाल इसमें एक क्वेश्चन जैसे और पूछा गया था लास्ट क्लास में कि जब मैंने बताया कि जिस वस्तु का इमेज आपके येलो स्पॉट पर बनेगा, रेटिना पर येलो स्पॉट होता है, तो जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब येलो स्पॉट पर बनेगा वो सबसे क्लियर बनेगा, शार्प इमेज बनेगी। शार्प इमेज का क्या मतलब है? शार्प इमेज का मतलब एक ऐसी इमेज जो बहुत क्लियर हमको दिखे। और अगर इमेज हमको बहुत क्लियर नहीं दिख रही है तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लर इमेज। हम कहते हैं कि इमेज ब्लर्ड हो गई है। जैसे अगर आप मोबाइल फोन में ये वीडियो देखते हैं, तो जब मोबाइल फोन में आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपका मोबाइल फोन में वीडियो धुंधला दिख रहा है तो इमेज कैसे दिख रही है? ये अक्षर अगर आपको धुंधले दिखते हैं तो इमेज ब्लर्ड है। फिर आप जाते हैं और उसमें से पिक्सल चेंज करते हैं, उसका आप लगाते हैं 360 पिक्सल, 480 पिक्सल। आप जब लगाते हैं फिर उसके बाद ये सारे अक्षर आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इमेज कैसी बन रही है? शार्प इमेज। तो शार्प इमेज और ब्लर्ड इमेज में फर्क आपको समझ में आया? ये शार्प और ब्लर्ड में डिफरेंस होता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि येलो स्पॉट पर जो इमेज बनती है वो सबसे क्लियर होगी, दैट विल बी शार्प इमेज। और अगर किसी वस्तु जो हमारे सामने है उसकी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है तो वो इमेज हमको नहीं दिखेगी, उसकी वो वस्तु हमको नहीं दिखेगी, दिखना बंद हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि येलो स्पॉट पर बनेगी इमेज तो क्लियर दिखेगी, ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगी तो नहीं दिखेगी, तो रेटिना पर कब बनेगी? और रेटिना पर बनेगी तो हमको कैसे दिखेगी? तो इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट ये होते ही कहां पर हैं? ये सब रेटिना पर हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा पॉइंट ही बिल्कुल सोचते हैं कि येलो स्पॉट जो है वो पॉइंट है, तो आप याद रखें इतनी बड़ी वस्तु का इमेज पॉइंट जैसा तो नहीं बनेगा जा करके। अब इतनी बड़ी वस्तु है, आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ताजमहल आप देखते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं आप, तो उन सब का इमेज आंख पर पॉइंट जैसा नहीं बनता। अगर येलो, अब आपके हिसाब से येलो स्पॉट पर जब मैंने बोला कि इमेज बनता है तो आपने ये सोचा कि इमेज येलो स्पॉट पर बनेगा, इसका मतलब पॉइंट जैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता। ये जो हमारी आईज होती हैं ऐसे, ये आईज का लेंस है,
इसमें अगर मैंने बताया कि यहां पर येलो स्पॉट है और यहां पर ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, तो जब इमेज बनने का हमारा मतलब ये है, अगर कोई भी वस्तु यहां इसके सामने ऐसे रखी हुई है तो इमेज बनने का अर्थ ये है, ऐसा। इमेज हमेशा उल्टा बनती है रेटिना पर। बात समझ में आ रही? तो ये इमेज कहां बनी हुई मानी जाएगी? येलो स्पॉट पर। ये इमेज कहां बनी हुई मानी जाएगी? रेटिना पर। तो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट दोनों ही कहां पर हैं? दोनों रेटिना पर हैं। तो इमेज तो हर बार कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। अगर इमेज येलो स्पॉट वाली जगह पर बन रही है तो वो हमको क्लियर दिखाई देगी, लेकिन अगर यही इमेज ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह पर ऐसे बनेगी तो हमको नहीं दिखाई देगी। और अगर आप बिल्कुल पॉइंट सोचेंगे कि बस इतनी ही जगह पर इमेज बनती है, तो ऐसा नहीं होता बेटा। इतनी जगह पर इमेज कैसे बन सकती है? पॉइंट पर तो इमेज पॉइंट की ही बन सकती है ना। पॉइंट के पर इमेज तो पॉइंट की ही बन सकती है। जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा उसी की इमेज इतनी बड़ी बनेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यूं कि रेटिना पर अगर येलो स्पॉट पर ऐसे इमेज बनेगी तो क्लियर दिखेगी, ब्लाइंड स्पॉट पर ऐसे इमेज दिखेगी तो ब्लर्ड दिखेगी आपको, या नहीं दिखाई देगी। तो ये उसका मीनिंग होता है। कुछ समझ में बात आई आपको? और अगर आप बिल्कुल पॉइंट सोचते हैं तो फिर पॉइंट पर तो इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही बन सकती है। और दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट आप देखते हैं सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सामने तो आप भी रहते हैं, तो आप क्या पॉइंट जैसे हैं? बिल्कुल तो आप पॉइंट जैसे नहीं है। तो आपकी इमेज पॉइंट जैसी कैसे बन सकती है? आपकी इमेज तो इतनी बड़ी बनेगी, और वो बनेगी। अब इतनी बड़ी इमेज एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं बन जाए। तो ऐसे अगर बनेगी तो हम उसको कहेंगे कि येलो स्पॉट पर बन रही है, ऐसे बनेगी तो हम उसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है। और इमेज रेटिना पर हमेशा उल्टा बनती है। इमेज रेटिना पर हमेशा कैसी बनती है? उल्टी बनती है इमेज। ये हमारा तरीका है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब रहा। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारी ह्यूमन आई है उसमें और कुछ चीज़ें हम सीखना चाहते हैं। जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ एक आध बातें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें होती हैं, जैसे कि दूर बिंदु किसको कहते हैं, निकट बिंदु किसको कहते हैं, और एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जिसको बोलते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये एकोमोडेशन पावर ऑफ आई होती है। ये किसको बोला जाता है, इनका जिक्र करना चाहते हैं आज। तो आप देखिए, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दूर बिंदु। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? दूर बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में फार पॉइंट कहते हैं। ये बड़ा आसान है बेटा। देखिए, जब आप अपनी आंखों को रिलैक्स्ड रखते हो, रिलैक्स्ड रखते हो मतलब बिल्कुल भी मांसपेशियों पर जोर नहीं डालते हो, मांसपेशियों को प्रेस नहीं करते, दबाते नहीं हैं, अपनी आंखों को बिल्कुल आप रिलैक्स्ड रखते हो, उस समय आपकी आंखों की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब आप बहुत दूर की चीज़ें देख सकते हो। एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, हमारी आंखों का साइज इतना छोटा होता है कि हमारे लिए जो अनंत होता है, अगर मैं कहूँगा कि हमारी आंखों पर पड़ने वाली किरणें अनंत से आ रही हैं, इसका मतलब वो कहाँ से आ रही हैं? तो हमारी आंखों के लिए जो अनंत है वो हमारी आंखों से लगभग 6 मीटर 7 मीटर या उससे ऊपर से अगर किरणें आती हैं तो वो अनंत से ही आ रही हैं। समझ आया? क्यों? क्योंकि ये भी बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। मैं बोलता हूं उस दीवार से आने वाली किरणें, अगर मैं बोलता हूं कि उस दीवार से आने वाली किरणें, तो सबको लगता है ये पास से आ रही हैं। और फिर मैं बोलता हूं कि वो किरणें समांतर आएंगी, तो आपको लगता है कि समांतर किरणें तो अनंत से आने वाली होती हैं, तो उस दीवार से आने वाली किरणें समांतर कैसे हो सकती हैं? लेकिन आप याद रखें, हमारी आंखों का समांतर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारी आंखों का अनंत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है?
6 मीटर या उससे आगे से। तो कोई भी चीज अगर हमारी आंखों से 6 मीटर या उससे दूरी पर है, इसका मतलब हमारी आंखों के लिए वो कहां पर है, अनंत पर है। और वहां से किरणें कैसी आएंगी, सॉरी, वहां से किरणें समांतर ही आएंगी। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? तो आप ये मत सोचिएगा कि अनंत से किरणों को आने के लिए सूर्य से ही आना पड़ेगा उनको, या किसी दूसरे प्लैनेट से आना पड़ेगा, किसी दूसरे स्टार से आना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं है। हमारी आंखों का जो इन्फिनिटी है ये हमारी आंखों से 6 मीटर या उससे ऊपर रहता है। 6 मीटर दूरी पर हमारे लिए अनंत स्टार्ट हो जाएगा। दूर बिंदु हम ढूंढना चाहते हैं, व्हाट इज 4 पॉइंट फॉर अ हेल्दी आई। मैं आपको समझाऊं कि दूर बिंदु हम कहते किसको हैं, ठीक है? आप अपनी आंखों को रिलैक्स्ड करिए, रिलैक्स्ड आई जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा या बुक्स में पढ़ा होगा या 10th क्लास में हमने लिखा होगा श्रांत नेत्र, लिखा है कभी आपने? तो ये जो श्रांत नेत्र होता है इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। जब हम अपनी आंखों को रिलैक्स्ड रखते हैं, बिल्कुल उसमें जोर नहीं डालते, बिल्कुल रिलैक्स्ड रखते हैं, उस वक्त आप जितनी ज्यादा से ज्यादा दूर तक देख सकते हैं वो डिस्टेंस आपकी आंख के लिए दूर बिंदु होता है। कुछ मेरी बात समझ में आई? एक आप अपनी आंखों को शांत रख करके, आप अपनी आंखों को रिलैक्स्ड रख करके जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं, वो अधिकतम दूरी जो एक श्रांत नेत्र के द्वारा देखी जा सकती है उसे हम बोलते हैं दूर बिंदु। अब आप ये सोचिए कि अगर आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं, किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां दूर दूर तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दीवार नहीं है, पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो आप कितनी दूर तक की चीजें आपको दिख जाती हैं? आपको बहुत दूर तक चीजें दिख जाती हैं। आपको एक हेल्दी आई के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत तक की चीजें हमको दिख जाती हैं, इन्फिनिटी तक की चीजें हमको दिखती हैं। अगर सामने कुछ ना आए तो ये दूर खड़ा पर्वत भी हमारी आंखों से हमको दिख जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अगर बहुत दूर कोई पेड़ होगा वो भी हमारी आंखों से हमको दिख जाएगा, बीच में कोई दीवार मत आए केवल। अब बीच में दीवार आ जाएगी तो उसके आगे नहीं दिखेगा हमको, है ना? तो दूर बिंदु किसको कहते हैं? एक श्रांत नेत्र के द्वारा जितनी अधिकतम दूरी तक देखा जा सकता है उसे उस नेत्र के लिए दूर बिंदु कहा जाता है। कुछ बात समझ में आती है आपको? तो मैं इसको 2 लाइंस में नोट कर लेता हूं। दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु के लिए किसी नेत्र की श्रांत अवस्था, कोई भी आई है अगर वो रिलैक्स्ड है तो श्रांत अवस्था में जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी तक देखा जा सकता है। आप अपनी आंख को रिलैक्स्ड रखिए और फिर जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं उस दूरी को उस नेत्र के लिए दूर बिंदु कहा जाता है, फार पॉइंट हम बोलते हैं। उसके बाद ये भी हमने बताया कि एक स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, हेल्दी आई। स्वस्थ नेत्र का क्या मतलब है? हेल्दी आई। स्वस्थ नेत्र का मतलब है हेल्दी आई। एक स्वस्थ नेत्र से आप अनंत तक का देख सकते हैं, तो ये दूर बिंदु कहलाता है। आई होप कि दूर बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया अभी? क्लियर है ना? अच्छा, निकट बिंदु चलते हैं। निकट बिंदु इंग्लिश में इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या होता है निकट बिंदु? देखिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। जब हम अपनी आंखों को रिलैक्स्ड रखते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों की फोकस दूरी कैसी होती है? सबसे ज्यादा। और उस वक्त हम सबसे दूर की चीजें देख सकते हैं। उस समय हमारी आंखों की पावर कैसी होती है? नेत्र लेंस की कम। फोकस दूरी ज्यादा है तो पावर कैसी हो गई? कम।
लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको कोई चीज पास में है उसको देखना है। अगर कोई चीज हमारे पास में है उसको हमको देखना है। न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है, हमको बुक पढ़नी है, आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे सिचुएशन पे तो ऐसा दूर रख के तो किताब नहीं पढ़ोगे ना। उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को, बुक्स को, न्यूज़पेपर को आप कैसा रखोगे, आप अपने पास में रख के पढ़ोगे। तो जब आप पास में रख के पढ़ते हो उस वक्त आपकी आंख की मांसपेशियों का क्या एक्शन होता है, उस वक्त हमें हमारी लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करनी पड़ती है। क्योंकि अभी हम कहां पर देख रहे थे, दूर, तो हमारी आंखें कैसी थी, रिलैक्स्ड। अब हमने न्यूज़पेपर पढ़नी है, हमने बुक पढ़नी है, तो वो बुक तो हम ऐसा उस दीवार के पास रख के नहीं आएंगे ना कि बुक वहां रखेंगे और यहां से पढ़ाई करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, उन सब को हमेशा पास में रख के पढ़ते हैं। जब हम पास में रख के पढ़ते हैं तो अब हमें अपने आई लेंस की, नेत्र में जो लेंस लगा है उसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस। आई लेंस की फोकस दूरी को अब हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रिलैक्स्ड होने पर ज्यादा होती है क्योंकि हमको दूर की चीजें देखनी है, पास में रखी चीज को देखने के लिए फोकस दूरी कम करनी पड़ती है। फोकस दूरी कम करने के लिए आप क्या करते हो, फोकस दूरी कम करनी है मतलब पावर बड़ा करना है, तो पावर बढ़ाने के लिए कौन सा एक्शन होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूले की मदद से हमने समझाया। P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। पास न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फोकस दूरी अगर कम करना है तो त्रिज्याओं को क्या करो, कम करो। फोकस दूरी और रेडियस ये भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में है। सो इफ यू वांट टू डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस देन यू शुड डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस में जो दो सरफेसेस हैं आपको उनका रेडियस कम करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम करना है, देखो हमें न्यूज़पेपर पढ़नी है, बुक पढ़नी है, फोकस दूरी क्या करनी चाहिए, कम। फोकस दूरी कम करने के लिए हमें नेत्र लेंस की रेडियस कैसे करनी पड़ेगी, कम। रेडियस कम कैसे की जा सकती है, आंसर है वक्रता बड़ा कर दो। भाई वक्रता जब ज्यादा होगी तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। वक्रता को ज्यादा कैसे कर सकते हैं, आंसर है सिलियरी मसल्स को दबा के। तो हम सिलियरी मसल्स को दबाते हैं, तो दूर की चीजें देखनी है तो सिलियरी मसल्स को हम नहीं दबाते, रिलैक्स्ड रखते हैं बिल्कुल। न्यूज़पेपर पढ़ना है हमको या बुक पढ़नी है तो फोकस दूरी कम करनी पड़ी हमको, उसके लिए हमको सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ा, दबाना पड़ा। सिलियरी मसल्स हमने दबाई, लेंस मोटा हो गया, वक्रता बढ़ गई, वक्रता त्रिज्या कम हो गई, फोकस दूरी कम हो गई, और पास में रखी बुक के अक्षर भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और अब वो क्लियर हमको दिखता है। वहां रख के बुक आओगे उसके अक्षर आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, यहां रख के पढ़ोगे आपको क्लियर दिखेंगे। हमने सोचा कि दूर से जब हम चीज को पास में लाते हैं किसी वस्तु को तो हमको क्लियर दिखती है, तो हम और पास लाते चले गए हमको और क्लियर दिखी, हम और पास लाते चले गए हमको और क्लियर दिखी, तो हम और पास में ले आए, ऐसा कर दिया हमने। अब हम क्या देखते हैं, अब हमको बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब ये क्या हो गया, पहले तो जब हम वहां रखे थे दूर में तो हमको वस्तु नहीं दिखती थी साफ, हम वस्तु को पास लाना स्टार्ट किए, हमको वस्तु साफ दिखना प्रारंभ हुई, क्लियर हो गई और क्लियर हुई और क्लियर दिख रही थी और क्लियर दिख रही थी। अब हम तो हमको दिख ही नहीं रही है, अब बुक में लिखे हुए, न्यूज़पेपर में लिखे हुए अक्षर हमको दिखने बंद हो गए। ऐसा क्यों हो गया, तो जब आप पास ला रहे थे तो लगातार नेत्र में क्या चेंज कर रहे थे आप, फोकस दूरी चेंज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे कि घटा रहे थे, घटा रहे थे। क्या करके घटा रहे थे, मसल्स को दबा के घटा रहे थे। मसल्स को दबाते गए दबाते गए दबाते गए, फोकस दूरी कम होते गई, क्लियरेंस बढ़ता गया, साफ दिखने लगे अक्षर। अब हम बढ़ा रहे हैं, अब हम पास में ले आए, अब तो हमको कुछ भी करने से नहीं दिखता, ऐसा इतना पास लगा दो आपको कुछ नहीं दिखता।
अब हमको एक बात समझ में आ गई कि हमारे मसल्स जो थी वो नेत्र लेंस को लगातार क्या करते जा रही थी, दबाते गई दबाते गई दबाते गई। अब यहां ले आए, अब साफ नहीं दिखा, इसका मतलब अब नहीं दबा पाई, क्योंकि अगर दबा रही होती तो ये वाली चीज भी हमको साफ दिख जाती, अब नहीं दबा पाई। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है कि हम अपनी आंख की मांसपेशियों को दबाने की भी हमारे पास एक निश्चित लिमिट ही है। आप मेरे हाथ में, मैंने ऐसे हाथ किया और मैंने बोला इस पे चाहे जितना वजन रख दो, आपने ये रख दिया, हमने उठा लिया इसको। आपने इसको हटाया, इसको रख दिया, हमने इसको भी उठा लिया। आपने इसको हटाया, इसको रख दिया, हमने इसको भी उठा लिया। अब आपने इसको हटाया, 5 किलो का बांट रख दिया, हमने उठा लिया। मेहनत लगी हमको ज्यादा, ताकत लगी मसल्स से, बट आई हैव लिफ्टेड इट। अब आपने सोचा अब ये भी उठा लेते हैं, तो 20 किलो रख दो इनको हाथ। अब आपने 20 किलो रखा तो हमारा हाथ नीचे हो गया ऐसा, अब हम नहीं उठा पाए। तो हमारी मसल्स के द्वारा जो ताकत लगाई जाती है, जो पावर हम सप्लाई करते हैं, उस पावर सप्लाई की अपनी एक निश्चित क्षमता है, एक निश्चित लिमिट है। उससे ज्यादा मसल्स को हम दबा भी नहीं सकते, उससे ज्यादा हम मसल्स से ताकत नहीं लगवा सकते। तो जब हम पास में ला रहे थे तो फोकस दूरी घटाने के चक्कर में हम क्या करते जाते थे, मसल्स को दबाते जाते थे, और दबाया और दबाया और दबाया, और अब यहां पर आ गई तो दिखना ही बंद हो गया। इसका मतलब नेत्र लेंस की जो आसपास मसल्स लगी हुई हैं, उन्होंने अब नेत्र लेंस को दबाना बंद कर दिया। और अब आप समझ गए कि मसल्स के पास बस इतनी ही ताकत थी, इससे ज्यादा दबाने की ताकत मसल्स के पास नहीं थी। तो हमने क्या देखा कि हम बहुत पास लाते हैं तो हमको नहीं दिखती। जब हम पास ला रहे थे, जिस वक्त हम वस्तु को, न्यूज़पेपर को, बुक को पास में ला रहे थे, उस वक्त एक जगह पर हमको ऐसा दिखा था, सबसे साफ अक्षर दिख रहे थे मुझको, सबसे क्लियर दिख रहे थे, डिस्टिंक्ट हमको दिख रहे थे, सबसे ज्यादा बढ़िया दिख रहे थे, अच्छा पढ़ पा रहे थे हम। उससे दूर होने पर उतना साफ नहीं दिखता, उससे पास ले आने पर भी उतना साफ नहीं दिखता जितना यहां पर हमको साफ दिखता था। हमने इस डिस्टेंस को मेजर किया कि यह डिस्टेंस क्या है, और हमने पाया एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए यह डिस्टेंस हमको 25 सेंटीमीटर मिला। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए हमको यह वाला डिस्टेंस कितना मिला, 25 सेंटीमीटर मिला। 25 सेंटीमीटर पर अगर आपकी आंख बिल्कुल हेल्दी है, उस वक्त अगर आप कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर पर रखकर बुक को पढ़ते हो तो आपको वो सबसे ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। 25 सेंटीमीटर से दूर कर दोगे, 40 पे कर दोगे, 30 पे कर दोगे तो दिखेगी, पढ़ लोगे आप, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा जितना 25 सेंटीमीटर पर आपको दिखता था। 25 से कम पे ले आओगे, 15 सेंटीमीटर पर ले आए तो भी उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा जितना 25 पर आपको दिखता था। तो हमने बोला कि 25 सेंटीमीटर पर पास लाने पर सबसे नजदीक ये वाला डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर आके चीजें हमको सबसे क्लियर दिखती हैं। तो हमने बोला ये हमारी आंख का निकट बिंदु है, इससे निकट ले आएंगे तो चीजें अनक्लियर हो जाएंगी, ब्लर्ड हो जाएंगी, तो वो हमको क्लियर नहीं दिखेंगी। तो ये वाले डिस्टेंस का जो हमने नाम क्या रख दिया, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु कौन सा बना, क्या डिफाइन, कैसे डिफिनेशन बनाएंगे, हमारी आंख के, नेत्र के नजदीक वह बिंदु जिस बिंदु पर किसी वस्तु को रखने पर वो हमको सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। इसका एक और नाम रखा गया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये इसके नाम रखे गए। क्या ये चीज आपको समझ में आई? अब तो बताएं, उस दीवार में न्यूज़पेपर रखाओ, फिर यहां से पढ़ो, आपको साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कैसे साफ दिखेगा, क्या करना चाहिए उसके लिए हमको? उसके लिए पास लाओ, नजदीक जैसे जैसे लाते जाएंगे क्लियरेंस बढ़ता जाएगा, और अगर बहुत नजदीक ले आएंगे
तो फिर से धुंधला दिखने लगता है। तो जब नजदीक लाने से साफ दिख रहा था तो नजदीक लाने से अब धुंधला क्यों दिखने लगा? क्योंकि हमारी मांसपेशियों के पास उतनी ही ताकत थी, उससे ज्यादा वो लेंस को दबा नहीं सकती हैं। और वो सबसे साफ दिखने वाली दूरी कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। और इस दूरी को हमने क्या नाम रख दिया? निकट बिंदु। और 25 सेंटीमीटर जो दूरी बताई है मैंने, वो स्वस्थ नेत्र के लिए बताई है, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए। सबकी आंखों में 25 सेंटीमीटर पर साफ दिखेगा? इट्स नॉट नेसेसरी। इफ यू हैव अ हेल्दी आई देन यू कैन सी द क्लियर लेटर्स एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अदरवाइज आपका नियर पॉइंट कहीं और जगह पर हो सकता है। ठीक है, तो निकट बिंदु को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या परिभाषा मैंने बताई एक बार फिर से, और उसके बाद हम लिखते हैं कि नेत्र के समीप वह न्यूनतम दूरी, नेत्र के समीप आने पर न्यूनतम, मिनिमम, वह न्यूनतम दूरी जिस दूरी पर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र की क्या कहलाती है? निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। नोट कर लेते हैं। निकट बिंदु में किसी नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु, कोई भी आई है उसके नजदीक स्थित एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्टतया देखा जा सकता है, उस नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। उसके पास लाओगे तो भी चीजें ब्लर दिखेंगी, उससे दूर ले जाओगे तो भी चीजें आपको ब्लर दिखेंगी। तो हमारी आंख एक बार में एक जगह को ही फोकस करती है। आप समझ रहे हैं? जैसे आप टेलीविजन है, अगर आपका टेलीविजन इतना बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है, उसमें एक साथ 2 एक्टर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, 2 एक्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब अगर आपने अपनी आंखों को इस एक्टर पे फोकस किया है तो फिर ये एक्टर आपको ब्लर दिखेगा। सोचिए थोड़ा सा, आप टेलीविजन देखते हो तो आप उसको इमेजिन करो कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता, कि टेलीविजन अगर आपका लगा है और उसमें एक साथ 2 एक्टर हमारे सामने हैं स्क्रीन पर। अब हम उनमें से अगर एक एक्टर को देखते हैं तो दूसरा एक्टर, एक तो हमको साफ दिख रहा है, दूसरा हमको ब्लर दिखता है। अगर हम दूसरे एक्टर को देखते हैं तो पहला वाला हमको ब्लर दिखता है। तो एक बार में एक जगह को हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और एक स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन याद रहे कौन से नेत्र का? हेल्दी ह्यूमन आई, स्वस्थ मानव नेत्र। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अंग्रेजी में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका एक प्रतीक भी बनाया गया है, इसका एक सिंबल भी बनाया गया है। इस डिस्टेंस का क्या है वो सिंबल? तो वो सिंबल है कैपिटल डी। आपको याद होगा क्लास 10th में भी आपने इसके सिंबल कैपिटल डी को यूज किया है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल बनाया गया है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? दूर बिंदु पढ़ा, निकट बिंदु पढ़ा। अब इसमें हम एक चीज और नेत्र में पढ़ना चाहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। अंग्रेजी में इसको एकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। एकोमोडेशन पावर ऑफ आई क्या होती है? ये एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। अब आपने जब नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पढ़े तो आपको अभी एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कि अगर आपको दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो आप अपनी आंखों को क्या करते हैं? रिलैक्स्ड रखते हैं, शांत रखते हैं। उस वक्त नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ज्यादा, और हम दूर की चीजें भी स्पष्ट देख लेते हैं। समझ आया आपको? अच्छा, और अगर हमें कभी पास की चीजें देखनी होती हैं फिर हम क्या करते हैं? हमें अपनी मांसपेशियों को दबाकर रखना पड़ता है, और मांसपेशियों को दबाकर रखने से चीजें साफ कैसी दिखती हैं? तो मांसपेशियों को जब हम दबाते हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, पावर उसकी बढ़ जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है तो हम पास की चीजों को फोकस कर लेते हैं और हम पास की चीजें भी देख लेते हैं। कहने का मतलब यूं कि हमारे नेत्र लेंस की आपने सोचा नहीं तो हमारे नेत्र लेंस की ये क्षमता के बारे में आप सोचिए।
हमारे नेत्र लेंस में क्या पावर है। आप चाहो तो रिलैक्स्ड रख के पावर को कम कर सकते हो, फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। आप जब चाहो मांसपेशियां दबाओ, पावर बढ़ जाएगी। तो आपकी आंखों में जो आई लेंस लगा हुआ है उसमें पावर अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो और अपनी मर्जी से उसकी पावर कम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितनी है उससे कम आप नहीं कर सकते। वो डिफेक्ट आने पर ही कम होगी, ऐसे कम नहीं होगी। लेकिन पावर आप बढ़ा सकते हो। देखो रिलैक्स्ड आई में पावर सबसे कम होगी, तो पावर अगर सबसे कम है तो उससे पावर आप दबा करके क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो पावर। एक निश्चित लिमिट से पावर भी नहीं बढ़ा पाएगी फिर उसके बाद। तो क्षमता, आपकी आंख में जो लेंस लगा हुआ है उसमें एक ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से हम उसकी फोकस दूरी को जब चाहें थोड़ा कम भी कर लेते हैं, जब चाहें बड़ा भी कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया के किसी लेंस में ऐसी पावर नहीं है। अगर ऐसा करना है तो आपको एक से ज्यादा लेंसेज यूज करने पड़ेंगे। अभी हमने उस दिन जो आपको लेंस दिखाया था, उस लेंस की भी अपनी एक डेफिनिट पावर है, अपनी एक निश्चित क्षमता है। अगर उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है उस लेंस की, तो आप उसकी फोकस दूरी चाहे यहां नापो, चाहे जहां मेजर करो, सन के लाइट के सामने रख के मेजर करो, टॉर्च की लाइट के सामने रख के मेजर करो, हर वक्त कितनी आएगी, 20 ही आएगी। उस लेंस को आप कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी फोकस दूरी 20 है तो थोड़ा सा हम कम कर लें, 15 कर लें। हमें जरूरत है उस लेंस की फोकस दूरी, थोड़ा 25 कर लें, आप ये नहीं कर सकते। तो हमारी दुनिया में जितने भी आर्टिफिशियल लेंसेज हैं, इन सब में ये पावर नहीं है कि आप उनकी फोकस दूरी को जब चाहो जितना चाहो कम कर लो और जब चाहो जितना चाहो बड़ा कर लो। लेकिन हमारी आई लेंस में ये क्षमता है कि हम उसकी फोकस दूरी को कम भी कर लेते हैं मांसपेशियों को दबा के, और रिलैक्स करके फिर से उतना कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। ये वाली जो क्षमता है कि जिससे हम हमारे नेत्र में लगे हुए एक ही लेंस की फोकस दूरी कभी कम और कभी ज्यादा करते रहते हैं, बार बार पूरा दिन हम ये करते रहते हैं लगातार। ये वाली पावर को हमने नाम रखा है समंजन क्षमता। और ये जो प्रक्रिया है कि हम कभी कम करते हैं फोकस दूरी, कभी बढ़ाते हैं, ये प्रोसेस का नाम रखा एकोमोडेशन, समंजन। समझ आ रहा है? और ये क्षमता का नाम हमने क्या रखा, समंजन क्षमता। हमने उसको डिफाइन किया कि जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो हम अपनी आंख की मांसपेशियों को शांत, रिलैक्स्ड रखते हैं दूर की चीजें देखने के लिए। उस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। परंतु जब हमें नजदीक स्थित किसी वस्तु को देखना होता है तो हम अपनी आंख की मांसपेशियों को दबाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम भी कर लेते हैं। तो हमने फोकस दूरी बढ़ा भी किया, फोकस दूरी कम भी कर लिया। एक ही लेंस है, उसी की फोकस दूरी बढ़ाते हैं, उसी की कम भी कर लेते हैं। हमारे नेत्र लेंस की इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को नहीं, किसकी क्षमता को, नेत्र लेंस में जो ये ताकत है, नेत्र लेंस में जो ये पावर है कि वो अपनी फोकस दूरी कम भी कर लेता है, ज्यादा भी कर लेता है। नेत्र लेंस की क्षमता को, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार अधिक और कम किया जा सकता है। हाँ, एक निश्चित सीमा से कम और ज्यादा नहीं कर सकते, वो आप भी जानते हो, वो क्योंकि अंडरस्टूड है उसका जिक्र हमने नहीं किया। कम किया जा सकता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। इसको हम नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको। क्या ये चीज आपको अब समझ में आती है? नहीं समझ में आई आपको? तो ये लेंस में, इसीलिए तो हम ऐसा लेंस अभी तक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हम जो लेंस बनाएंगे वो लेंस की फोकस दूरी एक फिक्स होगी, उससे कम और ज्यादा उसकी फोकस दूरी हम नहीं कर सकते। उसका करना है तो एक से ज्यादा लेंसेज का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल के कैमरे में देखते हो, जब भी आप कैमरा ओपन करते हो मोबाइल का, वो सबके चेहरे पर एक ऐसा आयताकार रिंग बना के देता है येलो कलर का।
बनाता है। वो रिंग क्यों बना के देता है? क्योंकि वो उस चेहरे को क्या कर रहा होता है? फोकस कर रहा होता है। तो दूर का फोकस करना है तो अलग फोकस करेगा, पास को फोकस करना है तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट है, वो दूसरा लेंस उसको फोकस करेगा। उसमें एक से ज्यादा लेंसेज लगे रहेंगे। लेकिन हमारी नेत्र लेंस में पास की चीजों और दूर की चीजों को फोकस करने के लिए एक से ज्यादा लेंसेज नहीं है। नेचर ने इतना अच्छा बनाया है, एक ही लेंस है और वही पास और दूर की चीजों को फोकस करता रहता है, और इस तरीके से पास और दूर सब चीजें हम देखते रहते हैं। ये हमारी नेत्र लेंस में ताकत होती है, नेत्र लेंस में ये पावर रहती है, और उस पावर का ही हमने नाम रखा एकोमोडेशन पावर। ठीक है, तो नेत्र में हमने कौन सी चीजें स्टडी की आज? दूर बिंदु क्या होता है नेत्र का, नेत्र का निकट बिंदु किसको बोलते हैं, नेत्र में नेत्र की समंजन क्षमता किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें हमने स्टडी की। अब नेत्र में और मैं एक छोटी सी चीजें और आपको बता देता हूं। जैसे हमारी जो आंख की रेटिना होती है, रेटिना, वहीं पर सारी इमेजेस बनती, और मैंने बोला रेटिना पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक वो कोशिकाएं होती हैं जो रॉड शेप की होती हैं, छड़ टाइप की बनी होती हैं, रॉड शेप्ड। और दूसरे प्रकार की जो सेल होती हैं वो शंकु के आकार की बनी होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं। तो हमारी रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी? दो प्रकार की। एक कौन सी? दंड कोशिकाएं, छड़ के डंडे के आकार की, साइज शेप उनका दंडाकार होता है। डंडा बोल देने का मतलब इतनी बड़ी बड़ी होंगी ऐसा थोड़ी है, दंड के आकार की, साइज बहुत छोटा रहेगा लेकिन रॉड शेप्ड रहेंगी। और दूसरी कोशिकाएं किस प्रकार की हैं? कोन शेप्ड, शंकु के आकार की कोशिकाएं होती हैं। हमारी जो नेत्र में रॉड शेप्ड सेल्स होती हैं, दंडाकार जो कोशिकाएं हैं, ये दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए बहुत सेंसिटिव रहती हैं। प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती हैं। लाइट की चमक के लिए ये सुग्राही होती हैं। और जो कोन शेप्ड सेल्स होती हैं वो लाइट के कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको? कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? दो, एक रॉड शेप्ड और एक कोन शेप्ड। रॉड शेप्ड जो सेल्स हैं वो किसके लिए सुग्राही हैं? प्रकाश की तीव्रता के लिए, चमक के लिए। और जो कोन शेप्ड सेल है वो किसके लिए सुग्राही है? लाइट के कलर के लिए। अब जिसकी आंखों की रेटिना पर रॉड शेप्ड सेल्स की संख्या ज्यादा होगी, उसको प्रकाश की चमक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ी सी भी लाइट आएगी तो उसको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिसकी रेटिना पर रॉड शेप्ड कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, उसको थोड़ी सी भी लाइट अगर है तो चीजें स्पष्ट दिखती हैं। तो कभी कभी आप देखते हो कि आप जब पढ़ रहे होते हो शाम के टाइम और अभी उजाला है, आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे अंधेला होने लगा बाहर, तो अंदर भी लाइट की क्या होने लगी? कमी। और आपने लाइट नहीं जलाई, बल्ब नहीं जलाया, लेकिन फिर भी काफी बाहर काफी अंधेरा हो जाने तक आपको चीजें दिखती रहती हैं। थोड़ा कष्ट होता है लेकिन देख लेते हो। जब आप बहुत दिखना ही बंद हो जाए तब आप बल्ब जलाते जा करके, आलस में बैठे रहते हो। होता है ना कि लाइट कम भी हो गई तब भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपकी रेटिना पर पर्याप्त रॉड शेप्ड सेल्स हैं। इसीलिए कम लाइट के लिए भी आपकी आंखें सुग्राही हैं। और अगर जिनकी आंखों में कोन शेप्ड सेल्स की संख्या, और दूसरा जिनके रेटिना पर रॉड शेप्ड सेल्स की संख्या कम होगी, उनको क्या होगा? थोड़ी सी लाइट है उनको नहीं दिखेगा, उनको हमेशा ज्यादा लाइट ही चाहिए देखने के लिए। समझ आ रहा है आपको ये चीज? अब जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं उनकी बात करिए। शंक्वाकार कोशिकाएं किसके लिए सुग्राही हैं? कलर के लिए।
तो आपको जो भी कलर होंगे सब बढ़िया पहचान में आएंगे। और अगर शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम है तो आपको लाइट के कलर अच्छे अलग अलग स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, मुर्गे की आंख में जो रेटिना होती है उसमें दंडाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। दंडाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, तभी सवेरा होता है बाहर, थोड़ी सी भी लाइट उसको मिलती है तो उसको लगता है सवेरा हो गया पूरा, और बोल देता है वो। शाम को भी तभी बोलते हैं 4 बजे बांग देता है मुर्गा। शाम को भी लाइट कम होने लगी तो जब लाइट बहुत कम हो जाती है या थोड़ी सी भी लाइट डिम होती है, वो समझ जाता है कि लाइट डिम हो रही है, क्योंकि उसकी आंखों में दंडाकार कोशिकाएं ज्यादा हैं, तो वो उसका थोड़ी सी भी लाइट का डिम होना वो पहचान जाता है और वो बोल देता है शाम को। तो सुबह शाम ये जो मुर्गे हैं वो बांग देते। ऐसे ही जितने भंवरे हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खी हैं, इन सब की आंखों की रेटिना पर शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है। अगर सबकी आंखों पर शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है तो ये सब किसके लिए सुग्राही है? कलर के लिए। यही तो रीजन है कलरफुल चीजों पर बैठती हैं, ये पीले रंग बिरंगे फूलों पर बैठती हैं। समझ आ रहा है? आप अगर येलो कलर की शर्ट पहन के निकलोगे बहुत सारे भुनगे चिपक जाएंगे आपको, है ना? क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर कलर के लिए काफी सेंसिटिवनेस, इसलिए हमेशा वो रंग बिरंगी चीजों पर ही बैठना पसंद करती हैं। बटरफ्लाईज हैं, आपके भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, भुनगे हैं, ये सब कलरफुल चीजों पर ही बैठना पसंद करती हैं। ये बातें कुछ समझ में आती हैं आपको? तो हमारी यहाँ की रेटिना पर फिर से कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं बताइए? कौन कौन सी? दंडाकार और दूसरा शंक्वाकार। दंडाकार कोशिकाएं किस चीज के लिए सुग्राही है? प्रकाश की तीव्रता के लिए। शंक्वाकार कोशिकाएं किसके लिए सुग्राही है? लाइट के कलर के लिए। जिसकी आंखों में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी तो वो कम लाइट में भी पढ़ सकता है, और अगर कम है तो उसको पढ़ने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए। अगर शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है तो कलर अच्छे से पहचाने वो। इसीलिए आपने सुना होगा कुछ लोग उनकी रिटर्न पास कर लेते हैं, नौकरी उनको लगने का नंबर आता है, फिर उन बाहर हो जाते हैं, आपसे बताते हैं आके कि कलर ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस से हमको बाहर कर दिया गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस से बाहर कर देने का क्या मतलब है? कलर पहचान नहीं पाए होंगे वो, उनकी आंखों में, इसका मतलब किसका कमी है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी है, इसलिए वो नहीं पहचान पाए कलर को और उनको बाहर कर दी गया है। उनके जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है उसमें वो सही नहीं बैठे तो उनको बाहर कर दिया गया। और एक चीज बताएं, अब आप सोचेंगे तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? यू कांट करेक्ट इट, आप ठीक नहीं कर सकते। ये जो करेक्शन, ये जो प्रॉब्लम्स, अगर इनकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं होते, इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। अब ये तो हुई नेत्र और उससे जुड़ी कुछ बातें। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको हमारे सिलेबस में एक चीज और पढ़नी है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष पढ़े हैं क्लास 10th में आपने, तो हमको यहां पर भी दृष्टि दोष पढ़ने। अब वो दृष्टि दोष हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो दृष्टि दोष हम लोग पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे उसको, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।